हेलो एवरीवन। आपके 71st बीपीएससी के अब मुश्किल से 20 दिन बचे हैं। इस वीडियो में मैं आईआर के जितने भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हैं उनको कवर करने वाला हूं। तो इसको एक काम करिए, अगर आपने पहले आईआर करंट अफेयर्स कवर करके रखे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के जो करंट अफेयर्स कवर करके रखे हैं, तो इसको थोड़ा सा स्पीड पे देखना। अगर पहले नहीं करके रखे हैं तो इसको नॉर्मल स्पीड पे देखना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें जितनी भी इश्यूज मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 डिवाइसेस हैं तो एक डिवाइस में प्ले करके और पैरेलल में पीडीएफ देखते रहिए, उससे रिटेंशन थोड़ा अच्छा होगा, है ना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं यहाँ से, बे ऑफ बंगाल से। देखो, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट ए सेकेंड, बिमस्टेक करके, ठीक, उसका समिट हुआ था थाईलैंड में। ठीक, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश में पहले शेख हसीना की सरकार थी, बाद में उनको कंट्री छोड़नी पड़ी और उनको बेसिकली वो पूरा उनका पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था अब मोहम्मद यूनुस के हाथ में है। MY मोहम्मद यूनुस है एक्चुअली। इनके बारे में सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना, इनको माइक्रो फाइनेंस के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इन्होंने ग्रामीण बैंक सेटअप किया था। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे अमाउंट का लोन है ना। ओके, इंडिया में भी माइक्रो फाइनेंस के लिए जो है सेवा सेटअप किया गया था, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, है ना। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं म्यांमार की, तो म्यांमार में अर्थक्वेक आया था और इंडिया ने यहाँ के लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। ब्रह्मा, अब इजी वे टू रिमेम्बर, म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा है ना, तो ब्रह्मा और बर्मा। म्यांमार के ही कंटेक्स्ट में एक और इश्यू है जो बार बार न्यूज में रहता है, वो है रोहिंग्या। रोहिंग्या मुस्लिम है ना, यहाँ पे परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है, तो बुद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में कंफ्लिक्ट है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, यहाँ से होते हुए वो इंडिया में एंटर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा म्यांमार है वो मिलिट्री के अंडर में है और रिसेंटली मिलिट्री ने अनाउंस किया है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर टेक्निकली मैं बात बताऊं तो आपको बांग्लादेश और म्यांमार का सिचुएशन मोर और लेस सेम ही है। वहां जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया, बांग्लादेश में उसकी जगह पे आए मोहम्मद यूनुस और म्यांमार में उसकी जगह पे मिलिट्री आई। ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। थाईलैंड की हम बात कर ही चुके हैं, बिम्स्टेक का समिट हुआ था और 2027 में बिम्स्टेक का बेसिकली 30 साल पूरा होगा, उसके कंटेक्स्ट में बिम्स्टेक गेम्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई बिम्स्टेक की। अब अगर थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो रिसेंटली, जस्ट अ सेकेंड, रिसेंटली इन दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ था। किन किन कंट्रीज के बीच में? थाईलैंड और कंबोडिया। अब हुआ क्या, इसको थोड़ा सा समझेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो लीक हुआ था, जहां पे वो अपनी ही मिलिट्री को कुछ बोल रही हैं। टेक्निकली फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बात हो रही हो, दो पॉलिटिशियंस के बीच में, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर खुद की ही आर्मी को कुछ बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका एडवर्स इंपैक्ट होना है। मैं बता रहा हूं आपको कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। रीजन क्या था, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंशन यानी सस्पेंड करने की बात आ गई थी, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड किया गया है ऑन दिस ग्राउंड। तो जो थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी सेनावात्रा, उनको सस्पेंड किया गया था, सिर्फ इतना ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और आगे पीछे जाऊं तो बार बार मेरे को इरेज करना पड़ेगा, बट दैट्स द ओनली वे। हाँ, इसके बाद अगर मैं आऊं तो इंडोनेशिया पे। इंडोनेशिया रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिपब्लिक डे के, एक तो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे, सुबियांतो करके उनका नाम है। दूसरी बात, इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर भी बना है।
और न्यू डेवलपमेंट बैंक भी ज्वाइन करने की बात की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? ब्रिक्स कंट्रीज ने अपना एक बैंक बनाया है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें वीटो का कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे बाकी उसमें है। इसमें सब मेंबर्स हैं, जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं वो सब बराबर है ना, वन मेंबर वन वोट वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, ये हमने कवर कर लिया है। हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस इसलिए न्यूज में था क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो हमने फिलीपींस को देने का डिसीजन लिया था। ब्रह्मोस है, ये दो कीवर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा रिवर, यानी इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। ठीक, ये बात हो गई यहाँ की। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जहां से क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी है, तो ये है चाइना। जस्ट सेकेंड, हाँ, चाइना। चाइना इस साल एससीओ का होस्ट है। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो बीजिंग में है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान है, रिसेंटली इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और अब इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पहले जापान फोर्थ लार्जेस्ट हुआ करता था, अब इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है, मतलब जापान फिफ्थ पोजीशन पे आ गया, सिक्स्थ पे यूके है। टॉप पोजीशन पे कौन है? टॉप पे यूएस है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, फिर चाइना है, फिर उसके बाद में जर्मनी है जो कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, फिर इंडिया है, और उसके बाद जापान और यूके है। ठीक है, तो इसके कंटेक्स्ट में जापान न्यूज में था। रिसेंटली साउथ कोरिया भी न्यूज में था बिकॉज ऑफ मार्शल लॉ, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट थे यून, है ना, जिन पर बाद में इम्पीचमेंट का प्रोसीडिंग चला था क्योंकि उन्होंने काइंड ऑफ इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, रिसेंटली ये कंट्री इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने 64 ईयर में पहली बार किसी सिविलियन को डिफेंस का हेड बनाया है। सिविलियन को डिफेंस का हेड बनाने का मतलब नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड वाले पर्सन को डिफेंस का हेड बनाया है। ठीक है, ओके, हाँ, ये तो बात हुई यहाँ की। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया न्यूज में था, एक तो यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, है ना, एल्बिनीजी है वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ सकते हैं एक तो। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो सोशल मीडिया पर 16 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा रहे हैं। तो अंडर 16 के लिए सोशल मीडिया पर किस कंट्री ने बैन लगाया है? उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में है न्यूजीलैंड। जस्ट ए सेकेंड, हम्म, एक सेकेंड। हाँ, तो रिसेंटली न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पे आए थे, और न्यूजीलैंड ने उसके बाद में दो इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन किया है। पहला इंस्टीट्यूशन है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, और दूसरा इनिशिएटिव है सीडीआरआई, क्लाइमेट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दो इनिशिएटिव रिसेंटली इंडोनेशिया ने ज्वाइन किए हैं, और इसके कंटेक्स्ट में ये न्यूज में भी था, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो इधर है यूएस। यूएस की अगर बात करूं तो यूएस से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आने का पॉसिबिलिटी ये है, रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस गए थे, तो यूएस के कंटेक्स्ट में तीन चार इंडिया के इनिशिएटिव हैं। पहला इनिशिएटिव है एशिया, फिर ट्रस्ट इनिशिएटिव है, ठीक है, उसके बाद कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है। ये तो यूएस के इनिशिएटिव्स हैं, इंडिया और यूएस के जॉइंट इनिशिएटिव हैं। इसके बाद यूएस के एक दो कानून भी न्यूज में थे, एक तो जीनियस एक्ट है, जीनियस, ये किससे रिलेटेड है? स्टेबल कॉइन से रिलेटेड है। स्टेबल कॉइन का मतलब क्या है कि ये काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी है लेकिन किसी स्टेबल करेंसी के साथ में लिंक कर दी गई है, दैट इज स्टेबल कॉइन। ठीक है, उसके बाद एक चिप्स एक्ट भी न्यूज में था। ठीक, उसके बाद एक वन बिग ब्यूटीफुल बिल, वन बिग ब्यूटीफुल बिल,
ये भी न्यूज में था। क्यों था ये न्यूज में? क्योंकि रिसेंटली इसी बिल के थ्रू यूएस ने प्रपोज किया था कि जो रेमिटांसेस हैं यूएस से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा। रेमिटांस का मतलब हमारे लोग यूएस में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वापस इंडिया भेज रहे हैं, दैट इज रेमिटांस। ओके, हाँ। बाकी टैरिफ के कंटेक्स्ट में तो आपको कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डायरेक्टली कितना परसेंट लगाया है इतना पूछा जाना थोड़ा सा मुश्किल है, रीजन बीइंग कि 40 बार तो टैरिफ चेंज हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट कंट्री है मैक्सिको। तो मैक्सिको इसलिए न्यूज में थी क्योंकि ये दुनिया का पहला देश बना है जहां पे जजेस को इलेक्ट किया जाएगा, मतलब इलेक्शन होगा। जैसे पॉलिटिशियंस के लिए इलेक्शन होता है वैसे जजेस के लिए भी इलेक्शन होता है ना। तो एक पॉपुलर इलेक्शन होगा। पॉपुलर इलेक्शन का मतलब है पब्लिक वोट करेगी किसको जज बनाया जाना चाहिए किसको नहीं। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पूरी दुनिया में पहली बार होगा ऐसा। ठीक है, नो जस्ट सेकेंड। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो इससे ऊपर एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें ध्यान में रखना है, दैट इज कनाडा। और कनाडा इस साल G7 समिट का होस्ट था। ठीक है, ये एरिया है अलास्का। अलास्का क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली जो रशिया यूएस का समिट हुआ था पुतिन और ट्रंप के बीच में, वो अलास्का में ही हुआ था। अलास्का पहले रशिया के अंडर में ही था, बाद में अलास्का ने इस रीजन को बेच दिया था यूएस को। ठीक, ये तो बात हुई नॉर्थ अमेरिका की। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं साउथ अमेरिका में। हाँ, साउथ अमेरिका में आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, ये है ब्राजील। ये एक तो लास्ट ईयर G20 का होस्ट था 2024 का। ठीक, उसके बाद ब्राजील है इस साल का कोप 30 का होस्ट है। कोप 30 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखो, एक यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएन की 3 इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसको अर्थ समिट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। अर्थ समिट 1992 में हुई थी, तो उसके बाद में 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए 1992। ठीक, एक तो UNFCCC, ये तो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक, दूसरा है UNCBD, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, तो UNFCCC ये तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। एक है UNCBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और एक है UNCCD। CCD क्या है? कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी डेजर्टिफिकेशन को फाइट करना। फाइट करने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल एरिया डेजर्ट बनते जा रहे हैं उसको रोकना है। इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था सऊदी अरबिया में लास्ट। इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था कोलंबिया में। कोलंबिया में एक जगह है कैली, वहां पे। और इसका तो आपको कोप 29 का सबको पता ही है, बाकू। बाकू कहाँ पे है? अजरबैजान में। तो कोप 30 कहाँ पे होगा? कोप 30 हो जाएगा ब्राजील में। ठीक है, इसका नेक्स्ट CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाले का नेक्स्ट कहाँ पे होगा? ये आर्मेनिया में होगा। और इसका नेक्स्ट कहाँ पे होगा? इसका नेक्स्ट होगा मंगोलिया में। ठीक, ये तो बात हुई यहाँ की। ओके, अब उरुग्वे की बात करूं तो देखो, WTO को सेटअप करने के लिए एक उरुग्वे राउंड ऑफ निगोशिएशन हुआ था। WTO किसका सक्सेसर है? GATT का सक्सेसर है। GATT क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उसके बाद में WTO आया। WTO कब आया? 1995 में आया। और इस साल WTO है वो अपने 30 इयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है WTO किस एग्रीमेंट से आया था? WTO माराकेश एग्रीमेंट से आया था, माराकेश। ठीक, ओके। हाँ, ये 3 कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले। इन 3 कंट्रीज को हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिथियम का जो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा लिथियम पाया जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। चलो, अब चलते हैं अफ्रीका पे। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप
जीता है किससे? ऑस्ट्रेलिया से जीता है। मैच कहाँ पे हुआ था? लॉर्ड्स पे हुआ था। ध्यान रख लेना। रीजन बीइंग कि साउथ अफ्रीका यूजुअली किसी टूर्नामेंट को जीतता नहीं है, इनको चोकर्स बोलते हैं, लास्ट में जाके हार जाते हैं। तो इस बार ये टूर्नामेंट जीते हैं तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, साउथ अफ्रीका इस बार का G20 का होस्ट भी है। ठीक, ये जिम्बाब्वे है, और जिम्बाब्वे की जो एक फीमेल है क्रिस्टी कोवनेट्री, वो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी हेड बनी है, पहली फीमेल हेड बनी है। ठीक है। उसके बाद नामीबिया है। नामीबिया रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि नामीबिया पहला अफ्रीकन कंट्री बना है टू अडोप्ट UPI। ठीक। उसके बाद है तंजानिया। यहां से एक चीज ध्यान में रख लेना, एक अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की हमने बात की है, IKME करके है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये तंजानिया की कोस्ट पे हुई थी। ठीक है, ओके। इसमें आई थिंक और तो आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। हाँ 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 हाँ, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पे देखो, यहां पे है यमन। एक सेकेंड। हाँ, यमन। और यमन है अभी हुती रिबेल्स के अंडर में है। हुती, 3 रिबेल ग्रुप का नाम ध्यान रखो, क्वेश्चन आ सकता है। यमन में है हुती, लेबनान में है हजबुल्ला, और जो गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप है, वहां पे है हमास। इन 3 को एक्चुअली ईरान सपोर्ट करता है, और इस चीज को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे है यमन के हुती। अब देखो यहाँ से आपका ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ये जो पैसेज है ना, ये हुती रिबेल्स इस पैसेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हो क्या रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। देखो, दो चीज ध्यान से समझो। अगर इंडिया को यूरोप जाना है अभी, हाँ, तो एक रूट तो यहाँ ये वाला है ना, वाया स्वेज कैनाल। दूसरा रूट क्या है? ये वाला रूट है। ये दोनों ही लंबे रूट हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम 2-3 कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं। एक है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो यहां से होते हुए हम यहां से जाएंगे, है ना। हाइफा पोर्ट भी है जो कि इजराइल में है, जिसमें अदानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है। इन सब पे क्वेश्चन CDS वगैरह के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, ओके। ये तो है IMEC। इनफैक्ट रिसेंटली UPSC एग्जाम में भी इन कॉरिडोर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा है INSTC। INSTC क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। ठीक है, ये वाला ये है। ठीक है, एक और है जो चेन्नई व्लादिवोस्टोक है। एक बार मैं वो और बता देता हूं आपको, फिर वापस आएंगे इस पे। देखो, हाँ, ये रशिया है। रशिया के लिए एक पैसेज हमने बनाया है, नया रास्ता बनाया है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक, जो कि रशिया में है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना, ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। चलो अब वापस यमन पे आते हैं। यमन रिसेंटली एक और क्राइसिस की वजह से न्यूज में था, और वो केस है निमिषा प्रिया का। ये एक्चुअली एक नर्स थी इंडिया की, थी क्या है ही, और इन पे एक केस चल रहा है। केस क्या है? हाँ, इन पे एक केस चल रहा है। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, निमिषा प्रिया। केस ये था कि इन्होंने यमन के किसी एक पर्सन का मर्डर कर दिया था, ये केस है। अब यमन में जो कानून है उसके हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है कि अगर जो विक्टिम की फैमिली अगर ओके है, तो आप रादर देन पनिशमेंट आप उनको पेमेंट कर सकते हो। इसको ब्लड मनी बोलते हैं, ब्लड मनी, या फिर दूसरा नाम इसका है दिया। ये इशू लगभग कम से कम 2 महीने न्यूज़पेपर में चला है, वो भी फ्रंट पेज पे भी कई बार न्यूज आई है। क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा बेसिक सा, कि निमिषा पेरिया केस है वो किस कंट्री से रिलेटेड है, या फिर दिया का मतलब क्या है? दिया का मतलब है ब्लड मनी। ठीक है, ये तो बात हुई यमन की। नेक्स्ट आते हैं जो काफी न्यूज में भी रहा था, ये एरिया। इस एरिया में देखो, पहले एक बार ज्योग्राफी समझ लो। इस एरिया में है एक तो इजराइल और एक है ईरान। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया, है ना, और उन न्यूक्लियर साइट्स में सबसे कॉमन जो साइट है वो था नतांज।
ये यूरेनियम एनरिचमेंट का साइट है। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है यूरेनियम को हम वेपन ग्रेड पर्पस के लिए एनरिच कर रहे हैं। वेपन ग्रेड मतलब एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, ठीक है। ये एक मेजर इश्यू था। अब उसके कंटेक्स्ट में ईरान पे यूएस ने भी अटैक किया, ठीक है। हमारे लोग यहाँ पे फंसे हुए थे तो हमने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया टू इवैक्यूएट दोज पीपल। इवैक्यूएशन का मतलब है निकालना। ईरान ने भी धमकी दी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। तो एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ज्योग्राफिकल लोकेशन भी समझ लो। जस्ट ए सेकेंड, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक। तो ये तीन चार ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कवर कर लिया। हाँ, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, अब देखो इजराइल ने ईरान पे जो अटैक किया था उसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। राइजिंग लायन। ईरान ने काउंटर अटैक किया, उस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रोमिस है। ट्रू प्रोमिस, ठीक। यूएस ने जो अटैक किया उसका नाम है मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर, ठीक। इंडिया ने जो इवैक्यूएशन के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था, इवैक्यूएशन का मतलब क्या है, निकालना। तो इंडिया ने जो इवैक्यूएशन के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था वो था ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। ये 4-5 चीजें यहां से ध्यान में रख लेना, ठीक। ओके, अब आते हैं नीचे। यहां से एक और कंट्री है, थोड़ा सा देखो, ये कंट्री है मॉरिशस। रिसेंटली मॉरिशस इसलिए न्यूज में था क्योंकि हुआ क्या कि मॉरिशस ने आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए एग्रीमेंट साइन किया है और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बनी है। तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। ओके, अब आते हैं हमारे नेबरहुड में, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान इसलिए न्यूज में था, एक तो आईडब्ल्यूटी। आईडब्ल्यूटी क्या है, इंदस वाटर ट्रीटी। इंदस वाटर ट्रीटी इसलिए न्यूज में थी क्योंकि जो रीसेंट टेरर अटैक हुआ था हमारी कंट्री पे, फिर उसके रिस्पॉन्स में हमने क्या कर दिया था, आईडब्ल्यूटी को सस्पेंड कर दिया था। अब आईडब्ल्यूटी पे कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, कौन उस टाइम पे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, मीडिएटर का रोल किसने प्ले किया था। तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का रोल प्ले किया था, है ना। आयूब खान है उस टाइम पे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, हमारी साइड से पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। 1960 में ये साइन किया गया था। और इसमें एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का मतलब समझ लो कि अगर लड़ाई हुई, मतलब डिस्प्यूट हुआ, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसमें तो सबसे पहले तो एक परमानेंट इंदस कमीशन है, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट है, और फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसमें रिवर कौन कौन सी हैं, तो पाकिस्तान के जो पानी मिलेगा वो ICJ, इससे मिलेगा पाकिस्तान को पानी और इससे मिलेगा इंडिया को पानी, ठीक। ये तो भाई बात हुई इंदस रिवर की, इंदस वाटर ट्रीटी की। रिसेंटली अफगानिस्तान इसलिए न्यूज में था, दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। अफगानिस्तान में अभी सरकार है तालिबान की। रिसेंटली रशिया दुनिया का पहला कंट्री बना है जिन्होंने तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज किया है। तो एक तो ये पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया है, तो एक तो तालिबान। हमारे रिलेशनशिप पहले तालिबान के साथ नहीं थे, लेकिन इसी साल अप्रैल महीने में पहली बार डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारी बातचीत शुरू हुई है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और तालिबान के जो करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, नाम भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे वाले का तो नाम आपको पता ही है। उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनका नाम है आमिर खान मुताकी। तो सिर्फ आमिर खान याद रखो, मूवी वाले से ध्यान में रख लो। हाँ, तो ये तो बात हुई तालिबान की। अब रिसेंटली हुआ क्या है, चाइना भी अफगानिस्तान के ऊपर अपना जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज करना चाह रहा है। इसीलिए सीपैक जो है, सीपैक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक है, उसको भी चाइना अफगानिस्तान में एक्सटेंड करना चाह रहा है, इनफैक्ट ऑलरेडी कर दिया है। अब इसी कंटेक्स्ट में एक चीज समझो, रिसेंटली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वो पहले इंडिया आए,
फिर वो काबुल गए यानी अफगानिस्तान गए और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डिप्लोमेट के साथ में वहां के पॉलिटिशियंस के साथ में बातचीत की। तो ये अफगानिस्तान का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो बात हुई। अब इंडिया के नेबरहुड में एक छोटा सा यहाँ पे भी ध्यान में रख लेना, भूटान, है ना। भूटान एक माइंडफुलनेस सिटी बना रहा है। माइंडफुलनेस सिटी का बेसिक मतलब समझो। देखो, भूटान का कहना है कि हर चीज को जीडीपी में मेजर नहीं कर सकते। हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, वो भूटान के ही किंग का दिया हुआ है। तो इनका कहना है कि एक ऐसा शहर बनाएंगे जो शांति से चले, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे और अर्बन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करे। इसी को नाम दिया गया है माइंडफुलनेस सिटी, और इस सिटी का नाम है गेलेफू सिटी। ठीक है, तो ये भी आ सकता है आपका माइंडफुलनेस सिटी। ठीक, ये तो बात हुई इंडिया और नेबरहुड की। अब एक एरिया बचा है यूरोप। यूरोप में दो तीन चीजें समझो। पहला तो हमने यूके के साथ में क्या साइन किया है, एफटीए साइन किया है। हाँ, ये है यूके, इसके साथ हमने एफटीए साइन किया है। इस एफटीए में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पहली बात तो यूके अकेले के साथ कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि यूके अब ईयू का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो कंट्रीज ईयू का पार्ट है उसमें हम यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, यूके के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है उसमें एक एक क्लोज है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का मतलब क्या है, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। मान लेते हैं टीसीएस है, इंडिया की कंपनी है, अगर वो अपने एम्प्लॉय को यूके में भेजेगी तो वहां वो एम्प्लॉय काम करेगा, और काम करेगा तो टीसीएस को क्या करना पड़ेगा, वहां के सोशल सिक्योरिटी फंड में पैसा देना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी मतलब वेलफेयर के लिए। ठीक है, टीसीएस का कहना है कि हम इंडिया में भी इसी चीज के लिए पैसे दे रहे हैं और वहां पे भी पैसे दे रहे हैं, ये तो डबल बर्डन हो गया है। तो इसीलिए दोनों कंट्रीज इंडिया और यूके ने मिलकर डिसाइड किया है कि 3 साल तक अगर एम्प्लॉय वहां पे जाएगा तो उसको दोनों जगह पे कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब यूके में कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ठीक, अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस इसलिए न्यूज में था क्योंकि एआई एक्शन समिट है, वो इंडिया और फ्रांस ने मिलके होस्ट करवाया था। स्पेन की अगर बात करें तो 2024 में सेकेंड हाफ में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे, हैं, पेड्रो सांचेज। और जब वो इंडिया आए तो एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, हमने वडोदरा में एक प्राइवेट फैसिलिटी सेटअप की है। टाटा और एयरबस का एक जॉइंट कोलेब्रेशन है, जहां पे हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएंगे। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पहली बार हो रहा है। क्या बनाएंगे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट। कौन से मिलिट्री एयरक्राफ्ट, C-295 बनाएंगे, है ना। ये पहली बार हो रहा है तो इसलिए आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये सॉरी यहाँ पे आएगा स्पेन। हाँ, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनोग्रेट किया था। ठीक, हाँ, इसके बाद जर्मनी की बात करूं तो ये यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, और इसके जो चांसलर हैं वो है फ्रेडरिच मर्ज। सिर्फ इतना याद रखो, मर्ज, है ना, नाम पूछ सकता है आपसे। मोरलेस लगभग हमने कवर कर लिया है। हम्म, ठीक है, तो एक बार इसको स्पीड से देख लेना अगर आपने पहले से आईआर कवर करके रखा है तो। ठीक, थैंक यू।